हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों आज जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, और जिसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंट्स, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। तो अगर हम बात करें आपसे, लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 और 24 में डेरिवेशन पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चन करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो स्टैंड अगर हम बात करें, आज जो हम बात करेंगे वो थोड़ी बेसिक चीज़ समझेंगे। आवेश के बारे में बात करेंगे, आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं, और फिर हम बात करेंगे कूलाम के नियम की। देखो, कूलाम का नियम एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन इस पर बेस आधारित न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। तो अगर डेरिवेशन नहीं आता तो उस पर न्यूमेरिकल आते हैं, ये आप याद रखें। तो स्टैंड देखो, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में। हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र। और जो हमारा लेक्चर नंबर है आज फर्स्ट है, लेक्चर फर्स्ट है। तो लेक्चर नंबर 1 है आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो स्टैंड अगर हम बात करें आपसे, तो आवेश क्या होता है, देखो आवेश के बारे में समझ लेते हैं सबसे पहले। तो अगर हम बात करें आवेश की, किसकी बात करें, आवेश की बात करें, तो आवेश को जो हम कहते हैं इंग्लिश में वो कहते हैं चार्ज। अंग्रेज आवेश को क्या बोलते हैं सर, चार्ज कहते हैं। सर ये आवेश होता क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे जो रिलेटेड पॉइंट है ना, इससे रिलेटेड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके मात्रक वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो सर आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, ये किसी वस्तु का एक गुण होता है। क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। अब कैसी प्रॉपर्टी सर, जिसके कारण उसमें विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने का एक, यानी कि वो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न एक फील करता है, यानी कि एक्सपीरियंस करता है, इस तरीके से अनुभव करता है, समझ सकते हैं। अब देखो आवेश को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, इससे समझ लीजिए, आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, या आप ऐसे कह सकते हैं कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से। अब देखो आपको एक चीज और समझना है यहाँ पर, हमारे जो यूनिट का नाम है ना, हमारी जो यूनिट है फर्स्ट यूनिट, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख सकते हैं आप। उसका क्या नाम है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम बात करें इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत स्थिति की, विद्युत स्थिति की। अब ध्यान से देखेंगे आप, तो देखो ये जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा है, एट रेस्ट। एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो स्टडी करते हैं ना, देखो आपको यूनिट का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट, यानी कि विराम अवस्था में जब आवेश होगा तो हम उसका अध्ययन करेंगे। रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं, किसमें, किसमें सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आप क्या कह सकते हैं सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं, रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं हम, रुके हुए आवेश के बारे में। तो रुके हुए आवेश का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आगे हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। आवेश वहां पर क्या होगा, अब यहाँ पर जो आवेश है ना, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर जो आवेश है, अगर हम बात करें आवेश, तो रेस्ट में है, यानी कि उसका जो वेग है ना वो जीरो है। इसका मतलब क्या है, उसका जो वेग है वो क्या है, जीरो, वो रेस्ट में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आवेश जब रेस्ट में रहता है, यानी कि रुका हुआ रहता है, तो उसका वेग कितना होता है, जीरो होता है। और ये आप याद रखना है, जब आवेश रुका हुआ होता है ना, तो वो ओनली क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब हम आगे यूनिट में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे आवेश जो है ना वो मोशन करेगा, यानी कि गति करेगा। आवेश जो है वो क्या करेगा सर, वो मोशन करेगा, यानी कि गति करेगा। अब जो गति है वो भी दो टाइप की होगी, जो गति है, जो मोशन करेगा वो दो टाइप से करेगा। एक तो करेगा यूनिफॉर्म, और एक करेगा नॉन यूनिफॉर्म। एक क्या करेगा सर, नॉन यूनिफॉर्म। अब सर ये क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म, देखो इसके बारे में समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है समान गति, और नॉन यूनिफॉर्म में असमान गति। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो वहां पर जो प्रोड्यूस होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीजें उत्पन्न होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो आवेश जो है ना वो दो तरीके से मोशन करता है, एक तो यूनिफॉर्म और एक यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब यह है समान गति, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है असमान गति। इस चीज को आप समझ लीजिए। अगर आवेश रेस्ट में है तो उसका जो वेग है ना वो जीरो होता है, यानी कि वो रेस्ट में है तो वेग जीरो है। अब वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओनली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, बस ऐसे याद रख लीजिए।
अब जो आवेश है वो मोशन करता है, इसके बारे में हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? तीसरे चैप्टर में। जब आवेश गति करेगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी कि त्वरित गति कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सेकंड यूनिट में है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं, ये क्या है सर? सेकंड यूनिट में है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। अगर जब आवेश क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों चीजें उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हमारी यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब हम चार्ज को एट रेस्ट, यानी कि चार्ज क्या है? रुका हुआ है, तो इसका अध्ययन करने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इसकी स्टडी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, तो ये हमारी कुछ बेसिक चीजें थी। अब बात करते हैं हम आवेश के बारे में। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो, इससे बेसिक चीजों को आप समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब बात करते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो हम चार्ज को समझ रहे थे, आवेश को। किसको समझ रहे थे? आवेश को समझ रहे थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप, पूरा देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। पूरा कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं 90 डेज में। कंप्लीट कोर्स यानी कि कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। अगर हम बात करें आपसे, देखो, अगर हम बात करते हैं आपसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं सर, आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का गुण होता है, बस ऐसे समझ लीजिए। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम स्मॉल क्यू से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, आवेश के बारे में आप समझ लीजिए। आपने देखा कि आवेश अगर रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वो क्या करता है? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश गति कर रहा है तो गति वो दो टाइप से कर सकता है, एक तो यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। आप सब जानते हैं, क्लास 11 में पढ़ गए हैं, समान गति और असमान गति। तो वो क्या कर सकता है? इस तरीके से चल सकता है। अगर समान गति कर रहा है तो वो क्या करेगा? मोशन क्या कर सकता है? दो तरीके से कर सकता है। अगर समान गति कर रहा है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है। अगर त्वरित गति कर रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। ये सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं, देखो, सबसे पहले हम आवेश के मात्रक की बात कर लेते हैं। देखो, आवेश के मात्रक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवेश के मात्रक, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप नोट करेंगे। आवेश का मात्रक, तो इस तरीके से आप समझिए आवेश की यूनिट क्या होती है। सर, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो आवेश का मात्रक क्या होता है सर? कूलाम होता है, और इसे करते हैं सी से। और ये जो है ना, वो एसआई यूनिट है। वो क्या है सर? एसआई यूनिट। अगर हम इसकी बात करें, आवेश की मात्रक की, सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात करें? सीजीएस मात्रक की बात करें अगर इसकी, तो सीजीएस मात्रक क्या होता है? देखो, सीजीएस मात्रक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या स्टेट कूलाम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, क्या कह सकते हैं? स्टेट कूलाम। तो देखो, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। और एक और याद रखिए आप, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्टेट कूलाम को और क्या कहते हैं सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या कहते हैं? स्टेट कूलाम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर हम आगे बात करते हैं, तो एक कूलाम में देखो, इनमें रिलेशन होता है एमकेएस और सीजीएस में। ये क्या है सर? इसे आप एमकेएस मात्रक भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? एमकेएस। तो 1 कूलाम किसके इक्वल होता है? तो 1 कूलाम इक्वल होता है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि एएसयू के। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एएसयू। तो 1 कूलाम किसके बराबर होता है? ये रिलेशन पूछा जा सकता है कि नंबर में, याद रखिए। 1 कूलाम किसके इक्वल होता है सर? 3 × 10⁹ एएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो देखो, आवेश का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक कूलाम, और सीजीएस मात्रक एएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इन दोनों में रिलेशन है। एक कूलाम किसके बराबर होता है? 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, देखो, फैराडे होता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, ये पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा मात्रक। तो ये होता है फैराडे। क्या होता है सर? ये
फैराडे होता है, फैराडे। देखो फेराडे तो होता है विद्युत धारिता का मात्रक, ये होता है फैराडे। और इसे आप याद रखिए, एक फैराडे कितने किसके इक्वल होता है? 96,500 कूलम। इस तरीके से भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे आपको याद रखना है। क्या करना है सर? इसे आपको याद रखना है। 1 फैराड किसके इक्वल होता है? फैराडे 96,500 कूलम के इक्वल होता है। क्या होता है सर? क्या होता है? 1 फैराडे 96,500 कूलम के इक्वल होता है। अब याद रखिए आप अन्य मात्रक भी पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा पहले आवेश के बारे में समझ लेते हैं। देखो हर चीज इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है। अन्य मात्रक क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, मैग्नेटिक यूनिट, ये शॉर्ट में लिखते हैं AMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब इस तरीके से इसे आप याद रखिए, इसे एब कूलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? AB एब कूलम, ऐसे लिख लीजिए, एब कूलम भी कहते हैं। अब एक रिलेशन और होता है, देखो कूलम, 1 कूलम किसके इक्वल होता है सर? 1 कूलम इक्वल तो होता है 1/10 EMU। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। जो भी हमने आपको बताई है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ज्यादा खास है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको सब चीजों को याद रखना है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले हमने समझा आवेश के बारे में। तो आवेश क्या होता है? आवेश को कहते हैं हिंदी में चार्ज। आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉरी, चार्ज। आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। हम जो दिखाएंगे स्मॉल क्यू से लिखेंगे, जहां पर भी हम स्मॉल क्यू लिखेंगे वो आवेश होगा। यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है? देखो आवेश के भी मात्रक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, और ये काय में होता है? SI सिस्टम में। MK सिस्टम को ये कहते हैं SI सिस्टम कहते हैं। फिर बात करते हैं CGS मात्रक। फिर किसकी बात करते हैं सर? देखो हमने बात करी आवेश का मात्रक की बात करी, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। SI सिस्टम में क्या होता है? कूलम होता है। अगर हम बात करें CGS मात्रक की, सर CGS मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलम। और इसी और क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और क्या होता है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। इस तरीके से आप समझ लीजिए। अब जो 1 कूलम है ना, वो इक्वल होते हैं 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं? वो 3 × 10⁹ ESU, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है सर? फैराडे होता है। वो कितना होता है? 96,500। कितना होता है? 96,500। एक फैराडे कितने बराबर होता है? 96,500 कूलम में। अब अन्य मात्रक देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इसे बोलते हैं शॉर्ट में EMU। नहीं, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और इसे क्या कहते हैं? एब कूलम भी कहते हैं। और 1 कूलम किसके इक्वल होता है? 1/10 EMU, 1/10 EMU के बराबर होता है। तो ये कुछ आवेश के बारे में रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इन्हें नोट करेंगे, फिर बात करते हैं आवेश की प्रॉपर्टी के बारे में। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं आवेश की प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल आता है, दो नंबर का, 1 नंबर का। अब इसे ध्यान समझने वाले हैं आप। अब देखो यहाँ से यूनिट पूछी जा सकती है, जो भी हमने आपको समझाया है उसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अब बात करते हैं आगे की, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है? देखो तो आवेश की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। देखो आपने पढ़ा है कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्सित करते, यानी कि रिपल्शन फोर्स लगेगा उनके बीच में, और अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये तो आप सबको पता है। अब हम बात करते हैं आपसे, किसके बारे में बात करने वाले हैं? अब बात करने वाले हैं सर आवेश की प्रॉपर्टी के बारे में। देखो तो देखो आपको सबसे पहले ये चीजें समझनी होगी। अगर आप ये चैप्टर बहुत अच्छे समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बेसिक चीजें देखनी होगी। अब बात करते हैं हम सबसे पहले। देखो अगर हम आपके सामने बहुत सारे टर्म्स आएंगे। देखो एक तो आएगी A- की, जैसे इस तरीके से, एक आएगी P+, और एक आएगी N0, इस तरीके से। अब देखो जो E- है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन। कितना, क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रॉन। P4 का मतलब है प्रोटॉन, और N0 का मतलब क्या है सर? न्यूट्रॉन। तो E- का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है सर? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। P का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या। तो इस आप क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसे प्रोटॉनों की संख्या, और इसे न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है ना, वो क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए हमने वहां पर माइनस लगाया। आपके दिमाग में आना चाहिए
कि सर ये इस पर माइनस लगा है, इस पर प्लस और इस पर जीरो। देखो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो काय का होता है, नेगेटिव होता है, माइनस का होता है। प्रोटॉन पर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है। न्यूट्रॉन पर जो होता है वो जीरो होता है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, प्लस का होता है, लेकिन होता कितना है, तो इसका मतलब ई माइनस का मतलब क्या है, ऐसे समझ लीजिए आप। इलेक्ट्रॉन को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे ई माइनस से इलेक्ट्रॉन को, और प्रोटॉन को पी प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और न्यूट्रॉन को N0 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। इस तरीके से आप समझ लीजिए। अब देखो होता कितना है, बस ये आप समझ लीजिए। अगर हम बात करें, देखो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस का होता है, 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब देखो आवेश है तो आवेश का मात्रा क्या होगा, कूलम। इसी तरीके से 1 प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्लस के 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब एक न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है सर, वो होता है जीरो। वो कितना होता है सर, जीरो। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर भी हम ई माइनस लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन को पी प्लस से, न्यूट्रॉन को N0 से। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है सर, 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19, वो भी माइनस के। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है सर, प्लस के 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19, और एक न्यूट्रॉन पर सर जीरो होता है। अब देखो आवेश के प्रकार देखते हैं, यहां से समझ में आएगा आपको। आवेश के प्रकार आपने पढ़ा होगा, आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। सर आवेश जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। एक क्या होता है सर, ऐसे लिख लीजिए, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आवेश, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप ऐसे कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब जैसे धनात्मक आवेश है, इसका एग्जांपल आपसे पूछ जा सकता है, इसका एग्जांपल आपसे पूछ जा सकता है। तो इसका एग्जांपल आप क्या कहेंगे सर, पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल है प्रोटॉन। क्या है सर, क्यों है सर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे देखो आवेश का आएगा है प्लस का, इसलिए धनात्मक आवेश का जो एग्जाम्पल है वो क्या है सर, प्रोटॉन। वो क्या है, प्रोटॉन। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल क्या है सर, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर का आवेश होता है माइनस का। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर काय का आवेश होता है माइनस का, और वो कितना होता है सर, वो होता है इतना। इलेक्ट्रॉन पर काय का आवेश होता है माइनस का, और वो होता है कितना है, इतना होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो अगर ऐसा पूछ जाए कि पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल बताइए, तो वो क्या होता है, प्रोटॉन। और कितना होता है आवेश, 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। आवेश का मात्रक आप याद रखना है, क्या होता है, कूलम होता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस से, प्रोटॉन को पी प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है माइनस के 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। एक प्रोटॉन पर कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। देखो इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है और प्रोटॉन पर प्लस का होता है, लेकिन होता सेम है दोनों पे, एक पे प्लस का एक माइनस का, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं। एक न्यूट्रॉन पर जो होता है वो जीरो होता है, टोटल चार्ज जीरो होता है। अब देखो आवेश के प्रकार देखे आपने, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं सर, दो प्रकार के। एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं धनात्मक, और इसे क्या बोलते हैं सर, ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक। अब देखो पॉजिटिव चार्ज का यानी कि धनात्मक का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है सर, प्रोटॉन। ये आपको याद भी रहेगा। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। तो 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है सर, माइनस का होता है। तो नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल क्या है सर, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल क्या है सर, प्रोटॉन। तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें याद रखनी है। अब एक चीज और समझ लीजिए प्रॉपर्टी में, कि देखो अगर सेम चार्ज है, सेम चार्ज का मतलब क्या है, प्लस प्लस के या माइनस माइनस के, या माइनस माइनस के, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अपोजिट चार्ज जो हैं वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं सर, अट्रैक्ट। तो सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्सित करते हैं, दूर भगाते हैं। यानी कि हम अगर बात करें, ये प्लस का चार्ज है और ये भी प्लस का चार्ज है, तो इन दोनों पर जो आवेश लगेगा ये इसे इधर धक्का देगा और ये इसे इधर धक्का देगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। और अपोजिट चार्ज है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं आप कि जो सेम चार्ज होते हैं यानी कि एक जैसे आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। और अपोजिट चार्ज जो होते हैं, अपोजिट यानी कि प्लस का और माइनस का, अपोजिट यानी कि क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब बात करते हैं आपसे कूलॉम के नियम के बारे में। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे आप।
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। बात करते हैं आपसे कूलाम के नियम के बारे में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम। देखो एग्जाम में तो ये आने का नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड चीजें बहुत सारी आती हैं। एप्सिलॉन नोट का मात्रक यहाँ से पूछा जाएगा, एप्सिलॉन नोट का विमेय सूत्र, ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एप्सिलॉन नोट का मान कैसे आता है ये बताएंगे आपको। अगर हम बात करें आपसे, देखो कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, तो आपको इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो कूलाम के नियम के बारे में समझ लेते हैं। हमने आपको क्या बताया, सेम चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को रिपल्सित करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आपसे कूलाम के नियम के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं बेटा, कूलाम के नियम के बारे में बात करते हैं। तो कूलाम का नियम क्या होता है, देखो इससे बहुत ध्यान समझेंगे आप। कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। देखो यहां से कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर आएगा कूलाम के नियम से रिलेटेड। कूलाम का नियम तो नहीं पूछ जाने का, लेकिन एप्सिलॉन नोट का विमेय सूत्र, ये सब चीजें एग्जाम में पूछ जाएगी। एप्सिलॉन नोट देखो बहुत ज्यादा यूज होता है इन चीजों का। अब ये होता क्या है सर, कूलाम भाई साहब ने हमें क्या समझाया। कूलाम एक साइंटिस्ट है, तो उन्होंने हमें क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि अगर आप दो बिंदु आवेश लेते हैं ना, मान ली दोनों आवेश क्या है सर, प्लस के हैं। अगर आप दो बिंदु आवेश लेते हैं, अगर आप क्या करते हैं दो बिंदु आवेश ले लेते हैं, मान लीजिए दोनों आवेश क्या है सर प्लस के। बिंदु आवेश का मतलब क्या है, पॉइंट चार्ज। देखो ये जो कूलाम का नियम है ना, केवल काय के लिए अप्लाई होता है, पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए अप्लाई होगा। इसकी सीमाएं हैं कि ये केवल कूलाम का नियम जो होता है ना बिंदु आवेश के लिए अप्लाई होता है। इस तरीके से आप याद रखिए। अब दो चार्ज है, अब इनकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगी, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, हमने मान लिया r दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पे सर, r दूरी पर रखे हैं। हमने क्या मान लिया, ये r दूरी पर रखे हैं। देखो आपके सामने दो आवेश है, दोनों क्या है पॉजिटिव नेचर के हैं, यूवी प्लस का वी प्लस का। अभी आपने पढ़ा है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे को दूर भगाते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, यानी कि दूर भगाते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये कहाँ लगाएगा सर, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो देखो इस तरीके से आप समझ लीजिए, दोनों आवेश सेम प्रकृति के हैं, सेम नेचर के हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपल्सित करेंगे, दूर भगाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो कूलाम भाई साहब ने हमें समझाया क्या, पहले वो देख लेते हैं। उन्होंने ये बताया कि ये जो फोर्स है ना, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के। सर ये क्या होता है, इसे समझाइए ध्यान से। देखो ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं समानुपाती का निशान। इन्होंने बताया जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा बल लगेगा। क्या बोला, देखो ध्यान सुने। Q1 Q2 क्या है, Q1 है फर्स्ट आवेश पहला चार्ज, Q2 दूसरा आवेश। तो इन दोनों आवेशों का मान जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। पहली बात तो इन्होंने ये बताई। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, दूसरी बात इन्होंने बताई हमें कि जो ये बल है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। सर ये क्या होता है, अब इसे आप क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसे समीकरण 2 कह दीजिए। अब देखो बहुत ध्यान समझिए, सबसे पहले आप ये समझिए इन्होंने बताया क्या। इन्होंने ये बताया जो F है यानी कि दो आवेशों के बीच में बल लगेगा, अगर अब ये डिपेंड किस पे करेगा, नेचर पे। अगर दोनों प्लस प्लस के आवेश हैं तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। अगर दोनों एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो फिर क्या लगता, आप कोई से भी ले सकते हैं, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लस के लें, हमने माइनस के लिया, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ये नेचर में प्लस के भी हो सकता है माइनस के भी हो सकता है। देखो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये क्या आया था सर, F बराबर, तुमने फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या था, F बराबर जी m1 m2 r स्क्वायर। m1 m2 क्या था, ये था द्रव्यमान। हमेशा ये जो बल लगता है ना, दो द्रव्यमानों के बीच में जो बल लगता है वो हमेशा अट्रैक्शन लगता है, आकर्षण बल लगता है। लेकिन आवेशों के बीच में अगर आवेश में प्रतिकर्षण भी लग सकता है और रिपल्शन भी लग सकता है, दोनों तरीके का लग सकता है। तो यहाँ पर देखो जीत है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यहाँ पर भी इस तरीके से कांस्टेंट आएगा। तो F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर था। यहाँ पर देखो अगर आप इसे संयुक्त करते हैं, इसे कंबाइन कर लेते हैं आप, तो पहले आपने समझ लिया कि इन्होंने समझाया क्या, कूलाम भाई ने हमें क्या समझाया कि जो ये बल है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 के। जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा बल लगेगा। दूसरी बात इन्होंने बताई कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उल्टा है, अगर दूरी ज्यादा होगी तो बल कम लगेगा,
अगर आवेश को आप दूर रख देते हैं ना तो बल उतना कम लगेगा, अगर आवेश को पास रख लेते हैं तो बल ज्यादा लगेगा, यानी कि दूरी कम तो बल ज्यादा है, और दूरी ज्यादा है तो बल कम, उल्टा है हिसाब। देखो तो इन्हें देखो ऐड करने का तरीका क्या होता है, 2F है तो 1F ले लीजिए, 2F है तो 1F ले लीजिए, दो समानुपाती के निशान है तो 1 ले लीजिए। और इसमें यह है कि आप कोई चीज दोबारा भी ना लिखें और कोई चीज छुटाए बिना, और नीचे क्या है सर r²। देखो ध्यान समझे, इसे तरीका क्या है ऐड करने का, ये बराबर का निशान नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये डिपेंड कर रहा है इस पे Q1 Q2 पे। अब डिपेंड का मतलब आप सब जानते हैं, मान लो आपकी फ्रेंड है या आपका कोई दोस्त है, तो आप क्या है, आप क्या कहते हैं, अगर तू स्कूल जाएगा तो मैं भी स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी, तो आप क्या कर रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहे हैं ना। तो इसी तरीके से ये क्या है, F जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ये डिपेंड कर रहा है आवेशों पे, जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा बल लगेगा। इसे बोलते हैं बराबर का निशान नहीं है, यह है समानुपाती का निशान। तो इस तरीके से आप समझ गए। अब देखो फिजिक्स में क्या होता है, ये बराबर तो है नहीं, लेकिन इसे हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज करते हैं, और वो कांस्टेंट क्या है, देखो ये बराबर नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक कांस्टेंट आया g, तो ये इसके बराबर हो गया। तो जब हम इसे हटाते हैं तो एक इक्वल का निशान आता है और एक आता है कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या है सर, k, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए, आपने क्या समझा बहुत ध्यान से देखें आप। जैसे मान लीजिए हम ऐसे कहें x जो समानुपाती है वो y के है, तो x जो है ना वो डिपेंड कर रहा है y पे, ऐसा समझ लीजिए। अगर हम यहाँ पर हटाते हैं ना इस समानुपाती के निशान को, तो हमें कुछ एक नंबर ऐड करना पड़ेगा, ऐसे नंबर जो इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो उसके बराबर हो जाए। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल ऐसी बात करें, फॉर एग्जाम्पल देखो हम समझाने के लिए आपको इस तरीके से ले लेते हैं, 10 समानुपाती है 5 के, 10 समानुपाती है 5 के। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ध्यान समझना है इसे, अगर हम इसे हटाते हैं तो बराबर का निशान आता है, तो हमें इसमें ऐसे किस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके बराबर आ जाए, तो आप कहेंगे सर 2 की, तो तभी तो बराबर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है सर, 2, क्या है कांस्टेंट 2। तो यानी कि अगर f के बराबर करना है तो हमें इसकी k की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर, तब इसके बराबर होगा। जैसे यहाँ पर हमने g की मल्टीप्लाई करी थी ना, इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब देखो ये जो k है ना, ये भाई साहब जो k है, इसे आप हल्के बना लें, इसे बहुत ध्यान से देखें। जो k है तो हमारे पास क्या है सर, f बराबर k Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखो जो k है ना, इसका जो मान होता है वो फिक्स होता है 1/4πε0 किसके, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 गुना 10 की पावर 9 होती है। तो इस तरीके से आप याद रखिए, इस k की जगह आप यहाँ पे रखिए f बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये होता है सर कूलाम का नियम, ये होता है कूलाम का नियम। ये क्या होता है, यही होता है कूलाम का नियम। अब देखो बल किसी भी टाइप का हो हमेशा मात्रक क्या लगाएंगे, न्यूटन, हमेशा मात्रक क्या लगाएंगे, न्यूटन। तो कूलाम भाई साहब ने हमें क्या समझाया, दोबारा समझ लेते हैं। उन्होंने बताया कि जो बल लग रहा है ना दो आवेशों के बीच में, हमेशा दो आवेशों के बीच में आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करता है नेचर पे। अगर दोनों आवेश प्लस प्लस के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और दोनों आवेश अपोजिट है तो क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो देखो दोनों आवेश अगर रिपल्शन है यानी कि प्लस प्लस के, तो एक दूसरे को दूर ले जाएंगे। तो आपको बस ये समझना है कि दोनों आवेशों का मान जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बल लगेगा। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो F है ना वो क्रमानुपाती है 1/r² के, यानी कि जितना ज्यादा दूरी होगी उतना कम बल लगेगा। यानी हमने ऐड करा तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r² के। याद करने का तरीका क्या है, कोई चीज दोबारा नहीं आनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, और कोई चीज छूटे ना। तो 2F थे तो 1F ले लिया, दो समानुपाती के निशान थे 1 ले लिया, Q1 Q2 अपॉन r²। तो आपको क्लियर हो चुका होगा, F बराबर Q1 Q2 अपॉन r²। देखो अभी हमने समझाया ना, इसे हटाने के बाद एक कांस्टेंट ऐड करना है किसके बराबर हो जाए। तो मान लीजिए k है, और k की जो वैल्यू है वो 1/4πε0 है, जिसका मान होता है 9 गुना 10 की पावर 9। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं 1/4πε0 की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो f बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो न्यूमेरिकल में क्या यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में ऐसे यूज करेंगे। देखो न्यूमेरिकल करने वाले हैं और इस पर न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत बार आते हैं, बार बार आ रहे हैं। तो f बराबर न्यूमेरिकल में ऐसे यूज करेंगे, इसका मान कितना है सर, फिक्स है 9 गुना 10 की पावर 9। और यहाँ पर क्या है Q1, देखो ये भी समझना है आपको, Q1 क्या है, Q2 क्या है और R क्या है। ये जब समझ में तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो देखो 1/4πε0 का मान कितना है, 9 गुना 10 की पावर 9। Q1 क्या है, पहला आवेश, Q2 क्या है, दूसरा आवेश, और R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। R क्या लेनी है, डिस्टेंस कौन सी लेनी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी लेंगे तब आपका वैल्यू सही आएगी, तब आपकी वैल्यू सही आएगी। तो f बराबर 9 गुना 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन r²। अब बात करते हैं एप्सिलॉन नोट। ये क्या है सर, एप्सिलॉन नोट, इसे बोलते हैं विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक एप्सिलॉन नोट का मान, एप्सिलॉन नोट का मात्रक इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट का मात्रक।
और एप्सिलॉन नॉट का वीएमएस सूत्र। ये तीनों ही चीज इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आती है, आई भी है वीएमएस सूत्र। अब देखो 2022 में वीएमएस सूत्र पूछा गया था 2022 में, मात्रक हर बार आता है, एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं पूछा जा सकता। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करके पहले से नोट करेंगे फिर इन्हें समझ लेते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं, देखो इसके मात्रक और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, तो इसे आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालें, इस पर आप इंपॉर्टेंट लिखें। इन तीनों चीजों को आपको याद रखना है। हमने आपको बताया 1/4 नोट का मान क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन, यानी कि सॉरी 1/4 नोट का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। अब बात करते हैं हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हम देखो ये समझ लेते हैं और यही हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर हमने जो भी अब तक पढ़ा है तो यहाँ से एग्जाम में जरूर कुछ क्वेश्चन आएगा, जरूर, वेरी वेरी मोस्ट है, आप ध्यान डालिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखें। देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालेंगे, तो हमने अभी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है, आपको केवल समझना है। आपको क्या करना है, समझना है। तो समझेंगे कैसे, देखो निकालना सीखे आप। 1/4 नोट, एफ बराबर कितना आया था सर, 1/4 नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आया था सर 1/4 नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो आप बहुत ध्यान से देखें, हमें किसका मान चाहिए, एप्सिलॉन नोट का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन नोट को यहाँ पर ले जाएंगे, एप्सिलॉन नोट को यहाँ पर ले जाएंगे। तो हम देखो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आप इसका मात्रक निकालना चाहते हैं, अगर आप क्या करते हैं इसका मात्रक निकालना चाहते हैं, तो पहला मात्रक किसका होता है। देखो आपने कभी किसी नंबर का मात्रक पढ़ा है आज तक, तो आप कहेंगे सर मात्रक ही नहीं होता किसी नंबर का, कांस्टेंट टर्म का मात्रक नहीं होता, ना ही क्या होता है, ना इसका वीएमएस सूत्र होता है। तो 4π क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर F बराबर 1/एप्सिलॉन नोट। 4π क्या है, कांस्टेंट, तो इसे हटा देंगे, केवल मात्रक किसके निकालेंगे, एप्सिलॉन नोट का। Q1 क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक बहुत पढ़ा है आपने, गुलाम होता है सर, बिल्कुल इसका मात्रक तो पढ़ा है। Q2 भी आवेश है और R भी दूरी है, इसका मात्रक भी पढ़ा है। तो देखो हमें किसका मान चाहिए, एप्सिलॉन नोट का, तो हम इसे इंटरचेंज करेंगे डायरेक्ट यहाँ से। इंटरचेंज का मतलब क्या है, इसकी जगह इसे ला देंगे और इसकी जगह इसे ला देंगे, तो इसे बोलते हैं इंटरचेंज करना। तो एप्सिलॉन नोट बराबर आ जाएगा किसके, 1/f Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर जाएगा, 1/f Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखो बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है, तभी आप एग्जाम में करवाएंगे। जैसे F है, तो F का को रिप्रेजेंट करता है सर फोर्स को, फोर्स, F के को रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, यानी कि बल को। अब देखो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और शॉर्ट में हम इसे लिखते हैं N, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और N लिखते हैं। इसका विमेय सूत्र भी आपको याद रखना है, बार बार यूज होगा। देखो आपको कुछ चीजें याद रखनी है, ML T-2 ये होता है बल की विमेय सूत्र, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है। इसी तरीके से आप W होता है कार्य, W जहां पर भी लिखिएगा कार्य, उसका मात्रक होता है जूल, ये भी आगे यूज होगा। इसका विमेय सूत्र होता है ML2T-2। देखो इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर है ML2T-2, यहाँ पर केवल ML T-2 है। तो इस तरीके से अब जैसे आवेश है, अभी हमने आपको बताया था आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं क्यों से, तो आवेश का मात्रक क्या लेना है आपको, कूलाम लेना है। शॉर्ट में क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। विमेय सूत्र होता है इसका AT, विमेय सूत्र क्या होता है, AT होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। देखो तो अगर हम बात करें एप्सिलॉन नोट के मात्रक की, तो हमें किसका मात्रक चाहिए, अगर एप्सिलॉन नोट का मात्रक लाना तो 1/f, F क्या है, F फोर्स, और फोर्स का मात्रक क्या होता है सर, अभी हमने पढ़ा है फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। देखो आप ध्यान से देखें, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन को शॉर्ट में N लिख देंगे। अब देखो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 क्या है, आवेश, तो आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। Q2 क्या है, आवेश, तो आवेश का मात्रक भी कूलाम। R क्या है सर, दूरी, और दूरी किसी भी टाइप की हो, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, दूरी का मात्रक क्या होता है सर, मीटर, तो मीटर स्क्वायर, स्क्वायर को लगाएंगे सर, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगाएंगे। अब सोल्व करके देखें, तो एप्सिलॉन नोट किसके बराबर आ चुका है, एप्सिलॉन नोट किसके बराबर आ चुका है, C की C में करेंगे तो C स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर, इसे शॉर्ट में लिखेंगे, यानी कि हमने शॉर्ट में लिखा है तो कूलाम स्क्वायर। N है सर न्यूटन, N है न्यूटन, और M है मीटर, मीटर स्क्वायर। तो आपने क्या निकाल लिया कि इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं,
एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, अगर आप सिंबलों में नहीं समझ पाते तो आप ऐसे लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो ये होता है कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन एन क्या है सर न्यूटन, एन क्या है न्यूटन, और एम क्या है सर मीटर, एन क्या है मीटर का स्क्वायर। तो ये है इसका मात्रक, और इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक आप कैसे लिखेंगे, देखो इसका मान, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है सर, एप्सिलॉन नॉट बराबर, देखो एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है, इसका मान होता है 8.85 गुना 10 की पावर माइनस के 12, और मात्रक आएगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, अपने मॉडल पेपर में देखेंगे आप, बार बार क्वेश्चन पूछ जाता है। तो मात्रक निकालना हमने सिखाया, कैसे निकालते हैं, 8.85 गुना 10 की पावर माइनस के 12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। अब रह चुका है इसका विमेय सूत्र, और विमेय सूत्र कैसे निकालते हैं वो और देख लेते हैं। देखो तो सबसे पहले आपको क्या करना, हमने क्या बताया, हमें क्या निकालना था, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब देखो हम जानते हैं कूलम्ब का नियम अभी हमने पढ़ा है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 है आवेश, Q2 भी आवेश है। जो भी हमने यहाँ पे लिखा है इन्हें याद रखना है। बल को कैसे दिखाते हैं, F से। कहीं पर भी F लिखा हुआ मिलता है तो उसका मतलब फोर्स, वो क्या है, बल है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, शॉर्ट में लिखते हैं N। विमेय सूत्र होता है MLT-2। ये आपको याद रखना है, पूरे फिजिक्स में यूज होंगे, हर एक चैप्टर में यूज होने वाले हैं। W क्या होता है, कार्य, जूल, इसका मात्रक क्या होता है, जूल। किसी भी टाइप की एनर्जी हो, सभी का मात्रक क्या होता है, जूल। किसी भी टाइप का बल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कोई से बल हो, मात्रक क्या होगा, हमेशा न्यूटन ही होगा, ये आप याद रखें। ML/T-2 इसका विमेय सूत्र होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं C से। कूलम्ब को शॉर्ट में C लिखते हैं, और विमेय सूत्र होता है AT। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो हमने बताया कूलम्ब का नियम होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या कंडीशन, देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 4 क्या है, एक नंबर है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का कोई मात्रक होता है, न ही विमेय सूत्र होता है, तो इसे आप हटा दीजिए। तो 1/एप्सिलॉन नॉट बचा, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप ये बताइए मान किसका चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का। तो पहले एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ करें, क्योंकि जब आप सोल्व करते थे पहले x का मान निकालिए, तो आप क्या करते थे, x के वैल्यू एक तरफ करते थे, तभी तो आप निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर लाएंगे, इंटरचेंज, इसे बोलते हैं इंटरचेंज करना। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे ले आएंगे, और f इसके नीचे ले आएंगे, 1/f Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो f क्या है, फोर्स, और फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश क्या है, देखो आवेश क्यों, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। Q2 भी तो आवेश है, इसका मात्रक भी कूलम्ब। R क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक सर मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर सोल्व कर लीजिए, C की C में करेंगे तो कूलम्ब का स्क्वायर, यानी कि कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। या आप ऐसे लिख लीजिए, कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, बस ऐसे में लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, 8.85 गुना 10 की पावर माइनस के 12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है। अब इसका विमेय सूत्र देखते हैं, इसका विमेय सूत्र देखते हैं। अब देखो कैसे देखते हैं, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, इसे नोट करेंगे, फिर बात करते हैं विमेय सूत्र की। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब विमेय सूत्र यहाँ पे यूज होगा, आप इन्हें याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स में आपको यूज होने वाली हैं सब चीजें, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुत ध्यान से देखें, बेसिक चीजें भी आपको लिखा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखो आएगा, 100% आएगा, या तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछ जाए, या एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र पूछ जाए, या इसका मान पूछ जाए, कुछ ना कुछ जरूर पूछ जाता है एग्जाम में इससे रिलेटेड। तो अब बात करते हैं इसका मात्र विमा कैसे निकालेंगे। विमेय सूत्र देखो 2 नंबर में आए थे 2022 में, क्या आए थे सर, 2022 में 2 नंबर में पूछ गए थे, 2020 में भी आई है, इस तरीके से आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं आपसे एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र। एप्सिलॉन नॉट का विमेय समीकरण या विमेय सूत्र, कुछ भी लिख दीजिए, विमेय सूत्र आ जाए या विमेय समीकरण आ जाए, बात एक ही है, या समीकरण पूछ जाए। अब देखो कैसे निकालना, अभी निकालेंगे। देखो फॉर्मूला कहां से अभी पढ़ा था हमने, या तो आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये क्या है सर, कूलम्ब का नियम। मात्रक क्या होता है सर, न्यूटन होता है। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना और लगाना भी इसे। तो इसे आप बंद करिए बॉक्स में। अब देखो इसी सोल्व करके हम क्या लाए थे, एप्सिलॉन नॉट के बराबर लाए थे, एप्सिलॉन नॉट के बराबर लाए थे। अब यहाँ देखो मात्रक निकालना, विमेय सूत्र निकालना बहुत आसान है, किससे, मात्रक से। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आया था ये बताइए सर, ये आया था कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर।
या तो आप यहाँ से निकाल लीजिए या फिर आप क्या निकाल लीजिए, या ऐसा सोल्व करके आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी कि तो आवेश ही तो है ये क्या है सर, आवेश। इससे क्या लिखेंगे आप, आवेश, और इस पर क्या लिखेंगे, आवेश का स्क्वायर, बिल्कुल सर। अब देखो न्यूटन क्या है सर, बल, फोर्स यानी कि, और यहाँ पर क्या है, मीटर स्क्वायर। आप दोनों तरीके से निकालने सिखाएंगे, पहले इससे समझ लीजिए, देखो डायरेक्ट निकालने सिखाएंगे। अब आप ध्यान से बताइए, आवेश का विमेय सूत्र क्या होता है, एटी। आवेश का विमेय सूत्र क्या होता है, एटी। हम क्या निकालने हैं, एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र निकालने हैं। आवेश का विमेय सूत्र क्या होता है सर, एटी। तो यहाँ पर आवेश की जगह रखेंगे आप एटी, और इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल सर, अपॉन बल क्या है सर, बल का विमेय सूत्र क्या होता है, बल एम एल टी माइनस के टू, 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 और इस तरीके से किलो इस ब्रैकेट में बंद कर देंगे। मीटर यानी कि दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, दूरी का मात्रक होता है मीटर, ये आपको पता है। और विमेय सूत्र होता है कैपिटल एल, ये आप याद रखिए, कैपिटल एल। तो कैपिटल एल का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर करेंगे। अब देखो लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका ये होता है, पहले आप एम लिखिए, एम की पावर ए लिखिए, फिर एल की पावर बी, फिर टी की पावर सी, फिर ए अगर आता है तो ए की पावर डी लिख दीजिए। ये पावर है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। लिखने का तरीका जनरल फॉर्म यह है, पहले आप एम को लिखेंगे, फिर एल को लिखेंगे, फिर टी को लिखेंगे, फिर ए को लिखेंगे। अगर थीटा है तो थीटा को भी लिख देंगे। थीटा देखो क्लास एलेवन में यूज होता है, तो थीटा की पावर ए है ऐसे मान लीजिए। तो लिखने का जनरल फॉर्म क्या है, पहले आप एम का मान लिखिए, फिर एल का, फिर टी का, फिर ए का, फिर थीटा का मान, इस तरीके से। तो ये देखो, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, आप इसे समझिए, सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, आप इसे समझ लीजिए। आप सिंपल तरीके से समझिए, आपको डाउट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर लिख रहा है कूलाम का स्क्वायर। सर ये कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक, और आवेश का विमेय सूत्र क्या होता है, एटी। आवेश का विमेय सूत्र क्या होता है, एटी होता है। आवेश का विमेय सूत्र क्या होता है, एटी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एटी। तो यहाँ से ये निकालना सीखिए, मात्रक से निकालना बहुत ही आसान है, इसे निकाल लीजिए। न्यूटन क्या होता है, बल का मात्रक, और बल का विमेय सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस के टू, बिल्कुल सर। एम क्या है, मीटर, और मीटर का विमेय सूत्र यानी कि लंबाई का एल स्क्वायर। अब देखो इन्हें सोल्व कर लीजिए। अब देखो आपने पढ़ा है, अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा है ए एम की पावर एन, तो आप क्या लिखते हैं, ए की पावर एम और एम की पावर एन, यानी कि अलग अलग लिख लेते हैं पावर। पावर क्या करते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, पावर को अलग लिखेंगे, ए का भी स्क्वायर और टी का भी स्क्वायर, ए की पावर 2 और टी की पावर 2। इसी तरीके से यहाँ पर सोल्व करेंगे। देखो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, जब आधार सेम हो जाते हैं तो पावर जुड़ जाती है। तो एक पावर तो ये है और दो ये है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 3, और टी की पावर -2 रहेगा, बिल्कुल सर। अब देखो बटे में नहीं लिखनी है, ये आपको जनरल फॉर्म में लिखनी है इस तरीके से। तो पहले अब एम की पावर यहाँ कितनी है, 1, इसे आप ऊपर ले जाइए, तो एम की पावर हो जाएगी -1। एल की पावर कितनी है, 3, प्लस की ऊपर जाकर काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। टी की पावर पहले टी लिखेंगे ना, ए से पहले, तो टी की पावर ऊपर तो 2 है प्लस की, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो 2 और 2 कितनी हो जाएगी सर, प्लस की 4 हो जाएगी, और ए की पावर प्लस की 2 ही है। देखो m की पावर m-1 l-3 t4a2 ऐसे ही बोल सकते हैं आप। तो ये क्या आ चुका है, इसका विमेय सूत्र आ चुका है, ये इंपोर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछा गया है एग्जाम में भी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो हमने कैसे निकाला, देखो सबसे आसान है, अगर आपको ये विमेय सूत्र पता है तो आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र, ये समीकरण, जनरल फॉर्म याद रखिए कैसे होती है, निकालने का तरीका क्या होता है। देखो निकालने का तरीका ये होता है, पहले आप m को लिखेंगे, फिर l के मान को लिखेंगे, फिर t के, फिर a को, और फिर थीटा के मान को लिखेंगे। तो देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर आपको याद हो जाए तो कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो फिर निकालना और ज्यादा आसान है, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम की जो विमेय सूत्र होता है, आवेश की विमेय सूत्र होता है एटी, और यहाँ पर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। तो ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर अलग अलग कर देंगे यहाँ पर, यानी कि दोनों को अलग लिख देंगे। फिर एम एल टी -2, ये होती है बल की विमा, किसकी होती है, बल का विमेय सूत्र होता है, और दूरी का होता है एल, तो स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर सोल्व करने का तरीका देखो, सिंप्लीफाई करना आपको आता ही है। पहले m की पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, फिर l की पावर लिखेंगे, l की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, t की पावर प्लस की 2 है ऊपर, और नीचे जाके माइनस की प्लस हो जाएंगे, तो t की पावर 4 हो जाएंगी ना, 2 और 2 4, तो ऊपर, और फिर a की पावर 2 ऐसे लिखेंगे। इसे याद रखने का तरीका यह है 13/42। अगर आपको ये पता है MLT पहले m फिर l फिर t फिर a, तो 13/42, स्टार्टिंग के दो माइनस के फिर प्लस के हैं, स्टार्टिंग के दो माइनस के फिर प्लस के हैं, 13/42 आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, तो वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। तो स्टूडेंट आज जो हमने सीखा है उसका शॉर्ट
शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, 1 मिनट में रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। बात करते हैं, देखो शॉर्ट रिवीजन करते हैं और जो भी हमने सीखा है आज। सबसे पहले हमने बात कर दी आवेश के बारे में। सबसे पहले हमने क्या बात कर दी? आवेश के बारे में। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स। आप उसे पूरे लेक्चर रिवाइज ना करें, बस केवल इसे रिवाइज कर लें तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन इस तरीके से। तो आपको हम शॉर्ट नोट्स देने वाले हैं, हर एक लेक्चर में देंगे, हर एक चैप्टर के देंगे इस तरीके से। अब देखो ध्यान से समझना है आपको, बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमने बात किसकी करी थी आप ये बताइए सर? सबसे पहले आपने बात करी थी आवेश की। किसकी बात करी थी? आवेश की। तो हमने बात करी थी सबसे पहले आवेश के बारे में। इसके बारे में बात करी थी आवेश के बारे में। हमने आपको बताया था कि आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से। फिर हमने बात करी आवेश की मात्रक की। देखो मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और जिसे शॉर्ट में लिखते हैं सी। आवेश का मात्रक सर सीजीएस पद्धति में क्या होता है? ये एमकेएस पद्धति में, और सीजीएस में क्या होता है? स्टेट कूलाम, जिसे कहते हैं ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सर एक और होता है अदर में, क्या पढ़ा था हमने सर? अदर में होता है ईएमयू। अब सर हमने एक चीज और पढ़ी थी यहाँ पर, हमने क्या देखा था? हमने एक रिलेशन देखा था। और आवेश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिट यानी कि सबसे छोटी यूनिट होती है फ्रैंकलिन। एक मात्रक होता है फ्रैंकलिन भी होता है, इसे भी याद रख लीजिए, फ्रैंकलिन। और एक फैराडे किसके बराबर होता है सर? 96,500 कूलाम, ये भी आप याद रखिए। और 1 कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं? 3 गुना 10 की पावर 9, 3 गुना 10 की पावर 9 ईएसयू। और ईएमयू कितने होते हैं सर? 1 कूलाम में ईएमयू होते हैं 1/10 ईएमयू। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। और लार्जेस्ट मात्रक क्या है सर? ये है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फ्रैंकलिन। और सबसे बड़ा फैराडे, सबसे बड़ा फैराडे। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है आवेश से रिलेटेड। फिर हमने आपको क्या बताया? आवेश के प्रकार बताए। पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल बताया प्रोटॉन। कितना चार्ज होता है? प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, ये इतना बताया था। फिर इलेक्ट्रॉन बताया, वो नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। कि आवेश कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आवेश पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। ये हमने आपको समझाई। एक चीज और याद रखनी है आपको, अल्फा कण पर आवेश। देखो ये अल्फा कण पर आवेश नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे अल्फा कण किसे कहते हैं। अल्फा कण पर आवेश होता है प्रोटॉन का 2 टाइम्स होता है, 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। इसका न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं तो याद रखना। नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे अल्फा कण किसे कहते हैं। अब अगर हम बात करें देखो इलेक्ट्रॉन पर मास की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कहीं कहीं यूज हो जाएगा 9.1 गुना 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। अगर हम प्रोटॉन की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पर द्रव्यमान, तो ये होता है 1.67 गुना 10 की पावर माइनस के 27 केजी। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में यूज होंगी। मास ऑफ प्रोटॉन इतना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फिर हमने बात करी कूलम के नियम की, कूलम्स लॉ। तो ये होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मात्रक न्यूटन होता है, ये आपको सबको पता है। फिर हमने बात करी एप्सिलॉन नॉट के बारे में। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 गुना 10 की पावर माइनस के 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। फिर में सूत्र देखा हमने इसका, m की पावर -1 l की पावर माइनस के 3 यानी कि 13/42, ऐसे याद रख लीजिए। स्टार्टिंग में तो प्लस की माइनस के फिर बैलेंस की mlt a की पावर 2, ये इसका विमत सूत्र होता है। तो ये सब चीजें हमने देखी और इसे हमने 1 मिनट में आपको रिवीजन करा दिया। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, देखो आवेश को कैसे दिखाते हैं? क्यों से। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। सीजीएस मात्रक क्या होता है? ईएसयू। ये होता है एसआई मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम। ईएसयू भी इसका मात्रक होता है। अदर मात्रक एएमयू फ्रैंकलिन होता है। सबसे छोटा मात्रक पूछा जाए तो फ्रैंकलिन होता है, ये पूछा गया एग्जाम में। और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है सर? फैराडे होता है। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। एक फैराडे कितने में बराबर होता है? 96,500 कूलम। एक कूलम किसके इक्वल होता है? 3 इंटू 10 की पावर 9 ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक कूलम किसके ईएमयू में क्या रिलेशन होता है? 1/10 ईएमयू होता है। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? इतना होता है। इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, वो भी प्रोटॉन पर प्लस का, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2। आवेश कितने प्रकार के? 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। इसका यूज न्यूमेरिकल में करेंगे।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 केजी। प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन पर द्रव्यमान 1.67 गुना 10 की पावर माइनस के 27 केजी। फिर हमने पढ़ा कूलम्ब का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। मात्र क्या होता है, किसी भी टाइप का बल हो क्या होता है, न्यूटन होता है। ये केवल काय पे यानी कि q1 q2 क्या है, आवेश, q फर्स्ट आवेश, q2 सेकंड आवेश, और r है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 गुना 10 की पावर माइनस के 12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, मान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और विमेय सूत्र उससे भी इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 और a की पावर 2। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये आपका था शॉर्ट नोट्स, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसके बारे में बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव, और 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गया है न्यूमेरिक डेरिवेशन वो करने वाले हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक। तो 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर 1 से वो करने वाले हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले चैप्टर बहुत अच्छे समझिए, बेसिक चीजें समझ के आइए, क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो स्टैंड अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, जितना आप पढ़ाई करते रहिए।